हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर नाम, न्यू इंडिया एंड कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दायरे। बेसिकली ये वो एरियाज थे, वो क्षेत्र थे जहाँ पर जो दोनों अलायंस हैं, दोनों खेमे हैं, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। पर बात जो है वो एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी, यानी ये जो इनका जो बीच का संकट था वो वॉर में नहीं बदला। अब ऐसा नहीं है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे छोटे मोटे वॉर्स नहीं हुए हुए थे। कोरिया, वियतनाम और अफ़गानिस्तान जैसे कुछ एरियाज़ में वॉर हुई, वहाँ पर जनहानि भी हुई, पर जो वर्ल्ड था वो न्यूक्लियर वॉर से बचा रहा। दोनों ही सुपर पावर्स जो थी वो कोरिया 1950 से 1953, बर्लिन 1958 से 62 और कांगो जो कि 1960s के अर्ली में हुआ था, वहाँ पर ये दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के सामने आई। और ऐसा लगा उस टाइम पे कि जो दोनों ही सुपर पावर्स है अब उनके बीच में न्यूक्लियर वॉर होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। एक छोटी सी वॉर हुई जो कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ना होकर के उनके जो गुट है, उनके जो अलायंस में जितने भी छोटे छोटे देश हैं उनके बीच में हुई। अब मान लीजिए कि यूएसए और यूएसएसआर, इनके जो अंडर जितने भी कंट्रीज़ थे उस टाइम पे इनके अलायंस में, मान लीजिए ए और बी कंट्री का जो है वो वॉर हो रहा है। कहने को तो हम ये कहेंगे कि ए और बी कंट्री का जो है वो वॉर हो रहा है, पर असल में यूएसए जो था वो इस वाली कंट्री को मदद देता था और यूएसएसआर जो था वो इस वाली कंट्री को मदद देता था। यानी साफ और सीधी बात यह है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में यहाँ पर लड़ाई थी, पर दुनिया के सामने जो लड़ाई थी वो ए और बी कंट्री के लिए थी। तो उस समय छोटी मोटी वॉर्स हुई, छोटी मतलब जनहानि भी हुई, पर जो वर्ल्ड था वो न्यूक्लियर वॉर से बचा रहा। नेक्स्ट है नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो कि फाउंडेड हुआ था 1961 में बेलग्रेड में, जो कि साइबेरिया में है। इसका हेडक्वार्टर सेंट्रल जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। इसमें अभी रिसेंट मेंबर्स 120 कंट्रीज़ है, 17 ऑब्जर्वर स्टेट्स है यानी पर्यवेक्षक राज्य हैं, और 10 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके जो फाउंडर्स थे वो थे जोसेफ बर्ज टीटो, यानी जो कि यूगोस्लाविया के लीडर थे उस समय, और गमाल अब्दुल नसीर जो कि इजिप्ट के लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के लीडर थे, और वामे एनक्रुमा जो कि घाना के लीडर थे, और सुकर्नो जो कि इंडोनेशिया के लीडर थे। फर्स्ट नॉन अलायंस समिट यानी पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें कि 3 फैक्टर्स एक्यूमुलेशन थे, यानी 3 बातों की परिणति थी। पहला था कि इन जो पांचों कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कॉपरेशन रहेगा, यानी सहयोग रहेगा। सेकंड था कोल्ड वॉर की बढ़ती हुई टेंशन्स, यानी शीत युद्ध का जो प्रसार हो रहा था, और वाइडिंग एरेनास यानी जो बढ़ते हुए उसके दायरे थे। थर्ड था कि जो इंटरनेशनल एरेनास में जो अभी अभी न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी, यानी जो अभी अभी नवस्वतंत्र देश थे जिसमें कि अफ्रीका के कंट्रीज़ थी, वो 1960 तक यूएन के मेंबर्स बन चुके थे। व्हाट इज़ नाम, ये आखिरकार जो नॉन अलाइन मूवमेंट था वो था क्या? नॉन अलाइन मूवमेंट जो था वो बेसिकली अलायंस से दूर रहने का आंदोलन था। यानी नाम में जितने भी मेंबर्स हैं वो दोनों ही अलायंस से, दोनों ही गुटों से दूर रहेंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर जो नाम में जितने भी मेंबर्स हैं वो दोनों अलायंस से ही दूर रहेंगे, इसका मतलब ये है कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स यानी जो वर्ल्ड के अफेयर्स है और जो वॉर्स है उन सबसे भी दूर रहेंगे। तो ऐसा नहीं था। दोनों ही अलायंस से दूर रहने का मतलब ये नहीं था कि जो नाम में शामिल जितनी भी कंट्रीज़ है वो आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी यानी कि पृथकतावाद और तटस्थता का पालन करेंगी। आइसोलेशनिज्म का मतलब होता है कि वर्ल्ड अफेयर से दूर रहना, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उनसे दूर रहना। और न्यूट्रलिटी यानी कि तटस्थता का मतलब होता है कि वॉर में शामिल नहीं होना, वॉर से दूर रहना।
पर जो नॉन अलाइन कंट्री थी जिसमें कि इंडिया भी शामिल था, उसने एक मध्यस्थता यानी मीडिएटिंग का एक बहुत बड़ा रोल जो था वो प्ले किया था। अलायंस के बीच में टेंशन्स को थोड़ा कम करने के लिए, पीस के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया और बाकी की जो नॉन अलाइन कंट्रीज़ थी उन्होंने काफ़ी हद तक रोल प्ले किया था। नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी यानी कि तटस्थतावाद को अपनाना नहीं था। इंडिया और जो बाकी की कंट्रीज़ थी नॉन अलाइन मूवमेंट में, उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में जो वॉर होने वाली थी उसको टालने के लिए भी काम किया। उनको कई वजह से जो था वो वॉर में शामिल भी होना पड़ा। जब 1950 में जो नॉर्थ कोरिया था उसने जब कोरिया पे अटैक किया था, तो इंडिया ने उस टाइम पे नॉर्थ कोरिया का जो था वो विरोध किया था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी यानी कि पृथकतावाद और तटस्थता को अपनाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है क्योंकि जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी टाइम जो है इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि क्या नाम का मतलब आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी को अपनाना है। तो यहाँ पर आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। इसके प्रिंसिपल्स थे कि इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट फॉर सोवर्जिनिटी, सोवर्जन इक्वालिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट यानी जितने भी राज्य उन सब की संप्रभुता, संप्रभु समानता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। फिर है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ ऑल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण निपटारा। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ कंट्रीज एंड पीपल यानी देश और लोगों की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान। रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट राइट टू इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस यानी व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के निहित अधिकार का सम्मान। नेक्स्ट है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी न्यू नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। उस टाइम पे जो एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज़ थी जो कि उस टाइम पे न्यूली डीकोलोनाइज्ड हुई थी, तो वो भले ही पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो था उनको मिल चुका था, पर उसके बावजूद भी वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं थे। अभी तक जो इकोनॉमिक सब कोऑर्डिनेशन जो था वो एंड नहीं हुआ था यानी आर्थिक अधीनता जो थी वो समाप्त नहीं हुई थी। इसीलिए जो नॉन अलाइन मूवमेंट था उसने इंटरनेशनल इकोनॉमी को रिकॉन्स्टिट्यूट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का फिर से गठन करने की मांग की। इसलिए अब यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने 1972 में एक न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट नाम की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, जिसमें कि ट्रेडिंग सिस्टम में थोड़ा सा सुधार लाने के बारे में बात किया गया था। अब इसमें बोला गया था कि जो LDCs हैं यानी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो हैं उनके नेचुरल रिसोर्सेज में खुद का नियंत्रण हो, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देती है यानी उनका दोहन कर देती है। तो इसलिए जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उनका खुद के नेचुरल रिसोर्सेज पे खुद का नियंत्रण होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उनका वेस्टर्न मार्केट में भी यानी वेस्टर्न मार्केट्स तक भी उनकी पहुंच हो ताकि वो वहाँ पर जा कर के अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, जिससे कि जो पुअरर कंट्रीज़ है उनका थोड़ा सा फ़ायदा हो। फिर है टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना। जो बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जितनी भी टेक्नोलॉजी जो वहाँ पर होती है, तो जब वो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ को जो पुअरर कंट्रीज़ है उनको बेचती है तो उनकी जो लागत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि उस टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट है उसको थोड़ा सा कम किया जाए ताकि जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ है जो पुअरर कंट्रीज़ है उनको उसको लेने में थोड़ी सी आसानी हो। जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उनका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट में एक रोल हो, एक ग्रेटर रोल जो है उनको प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक
जो इंस्टीट्यूशंस है, या फिर हम यूएन की बात कर ले या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ और जो सुपर पावर यूएसए है उन्हीं का ज़्यादा रोल होता है। वही जो होता है वो जितने भी फैसले लेने होते हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ ही लेती है। उसमें जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो होते हैं उनको कोई रोल नहीं होता है। तो इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनका भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट में रोल हो, उनको भी जो है रोल प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। एज अ लीडर ऑफ नाम, इंडिया ने कोल्ड वॉर में 2 तरीके से अपनी भूमिका निभाई है। इंडिया ने दोनों ही सुपर पावर से खुद को अलग रखा। दूसरा है, इंडिया ने जो न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज थी जो कि इन अलायंस में जाने वाली थी उनका विरोध किया। तो इस तरीके से इंडिया ने यहाँ पर 2 तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी। अब आते हैं इसके क्रिटिसिज्म में, यानी आलोचना में। जो बहुत सारे आलोचक थे उन्होंने इंडिया की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि जो इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट है वो एक अनप्रिंसिपल्ड है, यानी सिद्धांत विहीन है। आलोचकों ने बोला कि जो इंडिया है वो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर हमेशा इंटरनेशनल इश्यूज में कुछ भी स्टेटमेंट देने से बचता है। आलोचकों ने बोला कि जो इंडिया का जो बिहेवियर है उसमें कोई भी स्थिरता ही नहीं है। इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रियों को क्रिटिसाइज़ करता है जो कि अलायंस को ज्वाइन कर रही है, बट खुद उसने 1971 में, अगस्त 1971 में यूएसएसआर के साथ 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी। बेसिकली इस टाइम पे क्या हुआ था कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया था। उस टाइम पे जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी और उस समय पाकिस्तान को यूएसए जो था वो सपोर्ट कर रहा था। अब पाकिस्तान और यूएसए जो थे वो इंडिया पे काफ़ी भारी हो गए थे, जिसकी वजह से इंडिया ने यूएसएसआर से मदद मांगी। पर यूएसएसआर ने इंडिया के सामने एक शर्त रखी कि वो उसकी मदद करेगा, पर जब इंडिया 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप ट्रीटी में साइन करेगा। तो मजबूरन इंडिया को 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप ट्रीटी पे साइन करना पड़ा था, जिसको कि आउटसाइडर ऑब्जर्वर्स यानी जो विदेशी पर्यवेक्षक थे उन्होंने कहा कि जो इंडिया जो है वो अब सोवियत खेमे में है, यानी वो अब यूएसएसआर के साइड है। पर इंडिया का इसमें कहना है कि भले ही उसने यूएसएसआर के साथ 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप ट्रीटी की है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी भी गुटनिरपेक्ष नहीं है, यानी अभी भी नॉन अलाइंड जो है वो नहीं है। वो अभी भी नॉन अलाइंड है और अभी भी जो है अलायंस के साथ जाने का विरोध करता है। तो हियर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको फर्स्ट यूनिट के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप वो नोट्स आपके काम आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।